नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के लिए सत्ता अब कांटों भरा ताज बनती जा रही है। उनसे न देश संभाला जा रहा है और न विदेशों में साख बचाई जा रही है, और ये तो जनता देख ही रही है। और अब नौबत यहां तक आ गई है कि मोदी से अब बीजेपी के नेता और एनडीए के साथी दलों को भी संभालना मुश्किल हो गया है। इधर इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ बीजेपी को घेरने के लिए तैयार है। आज भी इस समय जब यह कार्यक्रम चल रहा है, जब हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं, तब संसद के मानसून सत्र की रणनीति और आने वाले समय में बिहार चुनाव और दूसरे चुनावों के लिए इंडिया गठबंधन की क्या रणनीति होनी चाहिए, उस पर इंडिया के दल चर्चा में लगे हुए हैं। हालांकि इसमें आम आदमी पार्टी अब नहीं है, मगर आम आदमी पार्टी के मुद्दे भी इंडिया गठबंधन से अलग तो नहीं है। उधर बिहार में एसआईआर पर अपने विरोध का दायरा बढ़ाने के लिए तेजस्वी यादव ने अब अलग अलग दलों के 35 सीनियर नेताओं को चिट्ठी लिखी है और लड़ाई में साथ आने का आह्वान किया है। इस बारे में तेजस्वी यादव ने जो चिट्ठी लिखी है उसे साझा करते हुए एक ट्वीट किया है। ट्वीट में क्या कुछ तेजस्वी यादव ने लिखा है, जरा उसको सबसे पहले आपके सामने लाना चाहता हूं। जरा स्क्रीन पर ले आइए तेजस्वी यादव के उस ट्वीट को। तेजस्वी यादव ट्वीट में कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण की आड़ में मतदान के अधिकार एवं लोकतंत्र पर किए जा रहे हमले के विरुद्ध देश की विभिन्न पार्टियों के 35 बड़े नेताओं को पत्र लिखा। हम सब मिलकर इस प्रक्रिया का तब तक विरोध करेंगे जब तक ये पारदर्शी एवं समावेशी ना हो। ये बात यहां तेजस्वी यादव लिख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ये बात लिखते हुए अपनी चिट्ठी साझा की है। आपको बता दूं कि चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार के बाद बाकी देश में अपने पूरे भारत में भी यही प्रक्रिया शुरू होगी। अब यहां सवाल यह है कि जब दूसरे राज्यों में भी यही काम चुनाव आयोग को करना था, तो उन राज्यों से इसकी शुरुआत क्यों नहीं हुई जहां अभी चुनाव नहीं होने हैं? क्यों बिहार में यह प्रयोग सबसे पहले किया जा रहा है? अब तेजस्वी यादव ने 35 बड़े नेताओं को साथ लेकर चुनाव आयोग को बता दिया है कि अब जिन राज्यों में भी वो जाएगा वहां उससे सवाल किए जाएंगे। इन 35 बड़े नेताओं में से मुख्य रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, शरद पवार हैं, ममता बनर्जी हैं। ये तमाम नेता, राहुल गांधी, ये तमाम नेता, इन तमाम नेताओं के नाम से ये चिट्ठी लिखी गई है तेजस्वी यादव की तरफ से। उस चिट्ठी की भी कॉपी अगर ला सकते हैं स्क्रीन पर जरूर दिखाइए। और साथ साथ, लेकिन उससे पहले उस चिट्ठी में है क्या? इंग्लिश में चिट्ठी लिखी हुई है, हिंदी में क्या कुछ है उसमें थोड़ा बहुत पहले आपके सामने रखना चाहता हूं। हिंदी में वहां पर तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में लिखा है कि यह पत्र मैं आपको गहरी पीड़ा के साथ लिख रहा हूं। भाजपा सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण की आड़ में मतदान के अधिकार एवं लोकतंत्र पर हमला कर रहा है। इसीलिए हम सब मिलकर इस प्रक्रिया का तब तक विरोध करेंगे जब तक यह पारदर्शी एवं समावेशी ना हो। भारत का चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संस्था किस तरह हमारी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता में जनता के विश्वास को खत्म करने पर अड़ी है, इस देश का हर व्यक्ति, चाहे उसकी पृष्ठभूमि या स्थिति कुछ भी हो, अपने वोट पर गर्व करता है। देश के शासन में भागीदारी करने की क्षमता अत्यंत सशक्त बनाती है। इसके बाद है कि अब लाखों मतदाताओं को बिना किसी गलती के अधिकारहीन और अपमानित किया जा रहा है। 16 जुलाई 2025 के ईसीआई प्रेस नोट में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रेस नोट के अनुसार लगभग 4.5% आबादी अपने पते पर मतदाता नहीं मिलने के नाम पर पहले ही मतदान से बाहर हो चुकी है। ये उन 4% लोगों के अतिरिक्त है जो संभवतः मर चुके हैं या स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं, यानी कहीं शिफ्ट हो चुके हैं। इन आंकड़ों के आधार पर जमीनी पत्रकार और इस प्रक्रिया पर नजदीकी से नजर रख रहे राजनीतिक वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मताधिकार से वंचित लोगों की संख्या 12 से 15% के बीच है। यह हमारे देश के इतिहास में अभूतपूर्व है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि एसआईआर का समय सही नहीं है, चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया की घोषणा और क्रियान्वयन बेतरतीब और मनमानी तरीके से करके खुद के लिए कोई उपकार नहीं किया है। वे पारदर्शी नहीं रहे हैं।
वे अपने नियम बना रहे हैं, नियम बना और तोड़ रहे हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि वे पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करने वाले हर व्यक्ति को निशाना बना रहे हैं। इसके आगे लिखते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के अनुभव अभी भी हमारी स्मृतियों में ताजा है। हालांकि हम अभी भी चुनाव आयोग से एक नेक नियति और ठोस प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब बिहार की बारी है। इसका यथासंभव कड़े शब्दों में विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे और अपना कड़ा विरोध दर्ज नहीं कराएंगे तो यही दूसरे राज्यों में भी किया जाएगा। संविधान की मांग है कि हम गणतंत्र की रक्षा करें। इस ऐतिहासिक मोड़ पर हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। तो ये बात यहां कही है इस चिट्ठी में। राइट साइड पे जो आप चिट्ठी देख रहे थे इंग्लिश में, उस चिट्ठी का हिंदी यहां पर हम रूपांतरण आपके सामने रख रहे थे और मोटा मोटी उस चिट्ठी में उन्होंने क्या लिखा है ये आप तक हम पहुंचा रहे थे। इधर राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार से आज एक बार फिर वही सवाल किया है कि जो पहले शायद 19-20 बार वो कर चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर अचानक रोक क्यों लगी और उसमें देश को कोई नुकसान हुआ या नहीं, क्योंकि आज डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने शायद 24वीं बार यह कहा है कि मैंने युद्ध रुकवाया और इसके लिए व्यापार की धमकी दी। यानी अगर आप युद्ध नहीं रोकोगे तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, युद्ध रोको और आओ ट्रेड करो, व्यापार करो, बिजनेस करो। इसके साथ ट्रंप ने कहा है कि 5 जहाजों का नुकसान हुआ इस दोनों देशों के कॉन्फ्लिक्ट में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन यह नुकसान किस तरफ का हुआ यह खुलासा डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं किया है। इसका जवाब शहबाज शरीफ या नरेंद्र मोदी ही दे सकते हैं। अब दोस्तों शरीफ से तो हम पूछने नहीं जाएंगे, लिहाजा राहुल गांधी ने मोदी से ही सवाल किए हैं और पूछा है। क्या कुछ पूछा है राहुल गांधी ने, जरा स्क्रीन पे आपके सामने लाकर रखना चाहता हूं। मोदी जी, 5 जहाजों का सच क्या है, देश को जानने का हक है, ये राहुल गांधी पूछ रहे हैं। और इसके साथ राहुल गांधी ने उनका वीडियो यानी डोनाल्ड ट्रंप का वीडियो जिसमें वो कह रहे हैं ये बात, वो भी साझा की है राहुल गांधी ने। मगर मोदी का अब तक का रवैया देखकर लगता है दोस्तों कि वो जवाब नहीं देंगे। राष्ट्रवाद की बड़ी बड़ी बातें करना एक बात है, लेकिन जब निभाने की बारी आए तो बीजेपी नेताओं ने अपनी असलियत दिखा दी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए बीजेपी नेताओं ने कैसी बातें कही थीं, हम सब ने सुनी, देखी, जानी, आप भी जानते हैं। लेकिन मोदी ने इसके लिए कोई माफी नहीं मांगी। अब लद्दाख के नए एलजी कविंद्र गुप्ता ने एक बेशर्मी भरा बयान दिया है कि सेना के उच्चाधिकारी घुसखोर होते हैं। इस पर कांग्रेस ने ट्वीट किया है। कांग्रेस ने क्या ट्वीट किया है पहले उसको रख देता हूं, उसके बाद जरा कविंद्र साहब की भी वाणी सुना दूंगा आपको। लिख रही है कांग्रेस कि भारतीय सेना भ्रष्टाचारी है, सेना के ऑफिसर घूस लेते हैं। यह कहना है लद्दाख के एलजी कविंद्र गुप्ता का। कविंद्र गुप्ता नए एलजी बने हैं, उनका यह बयान सेना का अपमान है, हमारे सूरवीर जवानों का अपमान है। इस शर्मनाक बयान के लिए बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। बयान जरा सुना देता हूं आपको, जरा स्क्रीन पर ले आइए। कविंद्र गुप्ता जी क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए उनकी जुबानी। मैं ठेकेदारी किया करता था। ठेकेदारी जब आर्मी में जब कद बड़ा हो जाता है ना तो लोग भी सहते इसके साथ कितना करना। मैं आर्मी में सप्लाईज का काम था, दूसरा था। तो तब क्या किया कि मैं जब अफसरों के पास जाता था, मुझे चाय पिलाते थे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे, बाद में काम नहीं देते थे। कहते कल को इसको काम नहीं, क्योंकि ये थोड़ा चलता है, उनको इससे कहां मिलेगा। अब इसका कद इतना बढ़ गया, कैसे लेंगे। तो कविंद्र गुप्ता जी ठेकेदारी करते थे, अफसरों के पास, सेना के अफसरों के पास जाते थे, वो चाय पिलाते थे लेकिन काम नहीं देते थे, कहते थे थोड़ा ये चलता है, ये यानी सेना के अफसरों को घुसखोर कह रहे हैं। और अब इनका कद बढ़ गया है, अब ये नए एलजी बने हैं और ये जो कह रहे हैं इनकी जुबानी आपने सुन ली। बीजेपी के कई मसलों पर माफी की मांग होती रही है दोस्तों, कि बीजेपी के नेता ऐसे मसलों पे जब बात करते हैं तो खासकर जो बीजेपी के बड़े नेता हैं या ऐसे नेता कम से कम देश की जनता से माफी मांगे। लेकिन बीजेपी फिलहाल सत्ता की अकड़ में है, लेकिन अब हालात बदलते हुए दिख रहे हैं।
बिहार से इसकी शुरुआत हो चुकी है, जहां बिजली पर नीतीश सरकार के वादे की धज्जियां उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. सिंह ने उड़ा दी हैं। ए.के. सिंह ने कहा है कि माफी चाहूंगा, ए.के. शर्मा ने कहा है कि न बिजली आएगी न बिल आएगा, यानी एनडीए ही मान रहा है कि बिहार में बिजली नहीं है और फिर नीतीश के वादे का क्या होगा। आइए जरा शर्मा जी की बात जुबानी उनकी सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं। और बिहार में बिजली आएगी नहीं तो बिल की बात क्या होगी, आप फ्री में 200 यूनिट दो कि 500 यूनिट दो कि 1000 यूनिट दो, बिजली आएगी नहीं। सुन लीजिए उन्हीं के नेता, अपनी पार्टी के नेता दूसरी पार्टी के यानी उसी गठबंधन में क्या कुछ चल रहा है। बिहार की बात उत्तर प्रदेश में सुनिए। बिहार में भी अब लाइट फ्री होने की चर्चा है, क्या यूपी में कभी नंबर आएगा? बिहार में फ्री है लेकिन बिजली आएगी तब न फ्री होगी। बिजली आएगी नहीं तो फ्री कही जाएगी। न बिजली आएगी न बिल आएगा। फ्री हो गई, हम बिजली दे रहे हैं। वृंदावन में भी लोग यही हल्ला कर रहे हैं कि बिजली नहीं आ रही है। न बिजली आएगी न बिल आएगा, कह दिए फ्री। तो लीजिए ऐसी बिजली का लुत्फ उठाइए। क्या ये नीतीश कुमार के लिए धोखा है? तो दोस्तों कुल मिलाकर एनडीए अब पूरी तरह से पिछड़ता हुआ दिख रहा है। और इस बीच उधर जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो उधर बैठक चल रही है इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन ने बुला ली है बड़ी बैठक। उधर तेजस्वी यादव ने लिख दी है चिट्ठी। देश के बिगड़ते हालात में अब जबकि पिछड़ रहा है एनडीए तो क्या करेंगे नरेंद्र मोदी, इन सब पे आज चर्चा करेंगे। और इन सब के बीच एसआईआर की पोल खोल है ही, चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। थोड़ी देर में चुनाव आयोग अपनी विज्ञप्ति भेजेगा। इंतजार है कि आज क्या आंकड़े चुनाव आयोग देता है। उन आंकड़ों को, बिहार में एसआईआर के आंकड़ों की बात कर रहा हूं, रोज आप लोग देखते हैं। इसी चर्चा के दौरान उनकी प्रेस रिलीज आती है और हम आप तक पहुंचाते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। 3 साथी इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रशांत टंडन जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, शकील अख्तर जी हैं। और इन तीनों के ऊपर वो चिट्ठी है जो चिट्ठी तेजस्वी यादव ने लिखी है 35 नेताओं को। जरा सबसे पहले शकील जी आपके पास ही आना चाहता हूं, फिर प्रशांत जी और अमलेंदु उपाध्याय जी आप सबके पास आता हूं। शकील जी सबसे पहले जरा इधर दिल्ली में क्या चल रहा है, कौन कौन से नेता, आपके पास जानकारी होगी, कौन कौन से नेता फिजिकली यहां ऑफ, ऑनलाइन नहीं, अच्छा अब खबर आ रही है कि चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज आ गई है, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इंतजार करता है चुनाव आयोग की, जब हम लोग न्यूज पॉइंट शुरू करें तो जरा ये देखिए प्रेस रिलीज आ गई है आज। इसमें सबसे डार्क, जरा स्क्रीन पे पूरा ले आइए, 41 लाख से ज्यादा 41,64,814 लोगों के, यानी सारे अब देखिए परसों 35 लाख था, कल 36,86,000, आज 41,64,000 नाम कट गए दोस्तों। इतने लोगों के नाम कट गए। कितने जमा हुए कितने नहीं हुए ये तो छोड़ दीजिए, इसकी चर्चा बाद में होगी। लेकिन 41,64,814 लोगों के 5.27% बिहार के मतदाताओं के नाम यहां से लिस्ट से काटा जा चुका है। इसकी घोषणा इस प्रेस रिलीज के साथ कर दी है अभी चुनाव आयोग ने। चलिए इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन इधर इंडिया गठबंधन की चर्चा की बात पहले करें। शकील जी, कुछ लोग दिल्ली आए हैं, कुछ लोग ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक परसों से आप भी बहुत बिजी हो जाएंगे मैं जानता हूं, लेकिन रोज शाम को आपको बैठना होगा क्योंकि पार्लियामेंट की शुरुआत हो रही है और बहुत ही धमाकेदार पार्लियामेंट की शुरुआत होगी, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर से लेकर एसआईआर और ऐसे तमाम मसलों पर चर्चा होगी। लेकिन आज किस बारे में इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, किस बारे में चर्चा हो रही है, वहां जरा बताइए। देखिए राजीव जी, आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस ने बहुत पहले मांग की थी कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए जिसमें हुए आतंकवादी हमले पर बात, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं मानी। और अब जो है सोमवार को, जैसा आपने बताया, 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। तो संसद के मानसून सत्र के शुरुआत से पहले ये इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो रही है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो पहलगाम का होने वाला है कि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके आतंकवादी कहाँ हैं, कौन है, सरकार इसका जवाब दे। सीज फायर इसके साथ ही जुड़ा हुआ मुद्दा है कि मोदी सरकार ने सीज फायर क्यों माना, जब हमारी सेना जो है बढ़त पर थी और पाकिस्तान की सेना को नुकसान पहुंच रहा था। ऐसे वक्त में
हमारे प्रधानमंत्री ने अमेरिका का दौरा कराया गया सीजफायर क्यों माना, ये एक आज की बैठक का महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। तीसरा, अभी जो तेजस्वी ने पत्र लिखा है जो आप बता रहे थे जी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसमें भी इंडिया गठबंधन के नेताओं की बात होगी कि ये जो बिहार में एसआईआर जो है, विशेष गहन पुनरीक्षण, इसके जरिए किस तरह से मतदाताओं को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। तेजस्वी का पत्र बहुत क्लियर करता है इस बात को, बहुत अच्छा पत्र उन्होंने लिखा है जिसमें एक एक बात स्पष्ट हो गई है। तो इसके ऊपर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक होगी, क्योंकि तेजस्वी ने कहा है कि आज हमारे यहाँ हो रहा है, कल आपके यहाँ होने वाला है जी। तो तेजस्वी उसके बारे में बात करेंगे और कांग्रेस भी बात करेगी कि ये वक्त सबको साथ लेकर लड़ने का है। तेजस्वी ने कहा भी है कि इस ऐतिहासिक मोड़ पर हम पीछे नहीं रह सकते हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन की इससे पहले पिछले महीने एक मीटिंग हुई थी, लोग उसको भूल जाते हैं और कहते हैं कि बहुत दिनों से इसकी मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। 3 जून को इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई थी और उसका जो मुद्दा था वो यही था कि सरकार को विशेष सत्र बुलाना चाहिए संसद का। अगर सरकार ने संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाया तो हम या देश कैसे जानेंगे कि क्या हुआ। और जैसा कि अभी आपने बताया कि ट्रंप ने अब कितनी बार बोला है, इसकी तो गिनती करना ही फिजूल हो गई है, लेकिन क्या बोला है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बार वो नई बात बोल रहे हैं। आज इन्होंने 5 जेट की बात करी है, बहुत गंभीर बात है ये। और राहुल ने सही कहा कि इसकी सच्चाई क्या है, क्योंकि हमारी सेना ये कह चुकी है कि हमें नुकसान हुआ है और वो नुकसान हमारे कारण नहीं है, सेना के कारण नहीं है, वो नुकसान राजनीतिक नेतृत्व के गलत फैसलों की वजह से है जी। बहुत गंभीर बात है, सेना कभी नहीं बोलती है इस तरह की बातें। तो आज इस पर भी, इस जो इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, इस पर चर्चा होगी और संसद में इन सारे मुद्दों को किस तरह उठाना है ये बात होगी। देखिए, आज की मीटिंग की जो एक सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि इसकी पहल राहुल गांधी की तरफ से की गई। राहुल गांधी ने खुद जो है कई नेताओं से बात करी और थोड़ा सा लोग इसको भी नहीं है कि ऑनलाइन मीटिंग क्यों हो रही है, कि आमने सामने बैठ के मीटिंग क्यों नहीं हो रही है। जैसे हमने बताया 3 मीटिंग आमने सामने हुई थी, तो उसका मुख्य कारण ये है कि राहुल गांधी चाहते थे कि इस मीटिंग में बड़े नेता शामिल हों। आमने सामने बैठने में बड़ी प्रॉब्लम थी कि दिल्ली कौन आ पाएगा, कौन नहीं आ पाएगा, सबकी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। तेजस्वी वहां फंसे हुए हैं बिहार के अंदर, एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। स्टालिन अपने यहाँ है, यूपी में जिस तरह से हो रहा है सब देख रहे हैं, तो अखिलेश की वहां व्यवस्था है, ममता बनर्जी की वहां अपनी है, सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। तो इसलिए ये अच्छा है कि इस ऑनलाइन मीटिंग में सारे नेता, जितना भी जिसके पास समय होगा वो जुड़ सकेगा और अपनी बातें कह सकेगा। अभी जब मीटिंग खत्म हो जाएगी करीब 7:15 बजे, जो आपने टाइम बता देते हैं हम आपको, उसके बाद में कांग्रेस की तरफ से एक, मतलब इंडिया गठबंधन की तरफ से, नॉट कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस का कोई नेता कर सकता है लेकिन दिल्ली में होगी, इसलिए इंडिया गठबंधन की तरफ से एक ब्रीफिंग होगी जिसमें उसके डिटेल जो है वो बताई जाएंगे। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल आना चाहता हूं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, थोड़ा आप बने रहिए और थोड़ा नजरें निगाहें उधर भी टिकाए रखिए कि क्या क्या कौन कौन अभी इस बैठक में शामिल हो गए हैं, कौन कौन क्या कह रहे हैं। शकील जी, आपसे ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आपसे ये जानकारी लेना चाहूंगा। लेकिन प्रशांत टंडन जी, इसी बीच आज जब ये बैठक हो रही है, 35 नेताओं को चिट्ठी लिखना तेजस्वी यादव का, इसके क्या मायने समझे जाएं और साफ साफ उस चिट्ठी में उन्होंने क्या बातें कही हैं वो हमने आप तक पहुंचा दी है। बहुत अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग बातें हैं जिस पे हम आज चर्चा करेंगे और साथ में प्रोफेसर रविकांत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सीधे प्रशांत जी आपके पास। जी, एक तो बिहार का जो एसआईआर चल रहा है और तेजस्वी यादव की चिट्ठी, दूसरा जो प्रेस रिलीज आई है इलेक्शन कमीशन की वो, और तीसरा जो ट्रंप का बयान है उस पर राहुल गांधी का ट्वीट है जी। 3 बड़े प्रमुख मुद्दे हैं, तीनों पे बात रखते हैं। देखिए, पहली बात तो जो तेजस्वी की चिट्ठी है बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसी बैठक राष्ट्रीय नेताओं की
पटना में होनी चाहिए। ये चर्चा न्यूज पॉइंट में पिछले कई बार हो चुकी है कि ये राष्ट्रीय मुद्दा है, ये बिहार का मुद्दा नहीं है। ये लोगों के मताधिकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, संवैधानिक अधिकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए एक राष्ट्रीय विमर्श इस पे होना चाहिए और राष्ट्रीय राजनीति इसमें होनी चाहिए। और ये इन राष्ट्रीय नेताओं को पटना में जुटना चाहिए ताकि एक जनता को वहाँ की जो घबराहट है, और वो घबराहट बेबुनियाद नहीं है कि उनका मताधिकार छिन जाएगा। अभी एक मैं सर्वे देख रहा था, सर्वे आया है, उस सर्वे में जो है बताया जा रहा है कि लगभग 50-52% लोगों को ये चिंता है कि उनका नाम कट जाएगा। अगर आधी आबादी को, बिहार की आधी आबादी को ये चिंता है कि उनका नाम कट जाएगा, ये चिंता का विषय है और राष्ट्रीय नेताओं के लिए चिंता का विषय है, सुप्रीम कोर्ट की चिंता का विषय है, इलेक्शन कमीशन के लिए भी होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का तो वादा है कि सबको, आखिरी व्यक्ति को भी मताधिकार में रखना है जी। लेकिन वो नहीं कर पा रहा। एक बात जो एक प्रेस रिलीज आई है उसमें दो एक बातें बड़ी महत्वपूर्ण है राजीव जी। आज उन्होंने कहा कि 44 लाख, हाँ 44 लाख लोग अपने घरों पर नहीं पाए गए, इसमें से 14 लाख, हाँ 41 लाख है। अब इसमें 14 लाख लोग वो लोग हैं जो कि जिनको माना जा रहा है कि वो इस दुनिया में नहीं है जी। तो लगभग 35-36 लाख लोग जो है वो 27-28 लाख लोग का कोई मताधिकार खो देंगे, ये तय रख रहा है। दूसरी बात, ये जो बता रहे हैं कि 7 करोड़ 15 लोगों, 15 लाख लोगों का लगभग फॉर्म आ गया है। अभी इनका भी रिवीजन होना है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होंगे, अपने माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र नहीं होंगे, तो ये बहुत बड़ी आबादी का मताधिकार बिहार से छिनने जा रहा है। ये बात साफ दिखाई दे रही है। इसलिए राष्ट्रीय नेताओं को और भी जुटना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ये भरोसा नहीं दिला पा रहा है, लगातार उनकी तरफ से ये आ रहा है कि किसके किसके नाम काटे जाएंगे और कौन कौन जो रिपोर्टर जो वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट ला रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, सच्चाई दिखा रहे हैं, उनको स्टैम्प कर रहा है कि मिसलीडिंग। इलेक्शन कमीशन की ये फिक्र ही नहीं है कि लोग जोड़े जाएं। इलेक्शन कमीशन की फिक्र है कि लोग काटे जाएं, नाम काटे जाएं। तो अगर इस उद्देश्य से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है तो राष्ट्रीय नेताओं को जुटना चाहिए और बाकी संवैधानिक संस्थाओं को भी अपना काम करना चाहिए। तीसरी बात, जो राहुल गांधी का ट्वीट है और ट्रंप का बयान है कि 5 जहाज गिरे। उन्होंने ये नहीं बताया कि किसके गिरे, पाकिस्तान के गिरे कि भारत के गिरे, लेकिन इसमें 3 सेना के बहुत बड़े अफसरों के बयान आए। पहला बयान, क्योंकि वो जो राहुल गांधी का सवाल है उसका जवाब उन्हीं बयानों में छुपा हुआ है, सेना के अधिकारियों के जवाब। पहला बयान आता है एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह का, जिन्होंने कहा कि एयरफोर्स का कोई भी प्रोजेक्ट क्लियर ही नहीं होता है जी। तो एयरफोर्स को बेहतरीन इक्विपमेंट, बेहतरीन जहाज, उनकी मेंटेनेंस, तमाम सारे प्रोजेक्ट उनके लटके हुए रहते हैं। कहाँ लटके रहते हैं? सरकार की फाइल पास। एयरफोर्स अपने आप कुछ नहीं कर सकता, सरकार मंजूरी देगी तब एयरफोर्स आगे बढ़ेगा जी। एक तो बयान ए.पी. सिंह का आया। दूसरा बयान CDS अनिल चौहान का आया, जनरल अनिल चौहान का, जिन्होंने ये माना कि नुकसान हुआ है, यानी जहाज गिरे हैं, और दूसरा उन्होंने माना कि उनकी स्ट्रेटजी में कोई गड़बड़ थी। उन्होंने 2 दिन का ब्रेक लिया और उसके बाद दोबारा हमला किया, जिसमें पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ और उसी दिन शाम को सीज फायर हो गया। तो राहुल गांधी के सवाल का जवाब यहाँ छुपा हुआ है। और तीसरा जो है वो कैप्टन शिव कुमार, जो हमारे मिलिट्री अटैची हैं इंडोनेशिया में, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल रीजन से, राजनीतिक कारणों से हमारा नुकसान हुआ है, यानी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग से नुकसान हुआ है। यानी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग क्या थी
जो विदेश मंत्री भी साफ कर चुके हैं। जी वो वीडियो को उड़ाया जा चुका है। विदेश मंत्री कह चुके हैं कि हमने पाकिस्तान को सूचित कर दिया था कि हम सिर्फ आतंकवादी अड्डों पर ही हमला करेंगे। यही संदेश लगता है कि हमारी सेना को गया कि पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट पे हमला नहीं करना, जो उनकी कैप्टन शिव कुमार की बात से इशारा मिल रहा है। तो राहुल गांधी की बातों का जवाब यहाँ पे है, सेना के अधिकारियों के द्वारा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना है, क्योंकि भारत के इतिहास में, आजादी के बाद के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस तरीके से कम पाकिस्तान से हमारी ये स्थिति हो कि पाकिस्तान हमारे जहाज गिरा दे और हम खामोश बैठे रहें। और इस सीज फायर को लेकर सवाल तो खड़े होंगे। ट्रम्प बार बार सवाल खड़ा कर रहा है। प्रधानमंत्री को संसद में बयान देना चाहिए। परसों से जब संसद बैठेगी तो जी बिल्कुल बिल्कुल, परसों से संसद बैठ रही है, संसद की कार्रवाई परसों से शुरू हो रही है और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये जवाब देना चाहिए कि आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ क्या था, सीज फायर का ऐलान आखिर क्यों करवाया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। और डोनाल्ड ट्रंप 24वीं बार कह चुके हैं कि हाँ, मैंने ही सीज फायर करवाया इन दोनों देशों के बीच। और अब तो ये भी कह रहे हैं वो कि 5 जेट विमान जो हैं वो मार गिराए गए। किसके मार गिराए गए ये पता नहीं, लेकिन राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है। इस बीच इस वक्त बैठक चल रही है, उधर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तमाम नेता और इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के साथ, उनके नेताओं के साथ एक अहम बैठक इस वक्त चल रही है, ऑनलाइन बैठक चल रही है। बैठक से जो कुछ निकल के आता है हम आप तक पहुंचाएंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि आज एक चिट्ठी लिख डाली 35 नेताओं को, विपक्षी दलों के नेताओं को तेजस्वी यादव ने। आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, फिर प्रोफेसर रविकांत जी के पास आता हूं। अमलेंदु जी, कैसे देखा जाए इस चिट्ठी के क्या मायने, और वो भी बैठक से पहले? राजीव जी, इस चिट्ठी का सीधा सीधा मतलब है इस बैठक से पहले कि अब बिहार के मामले को एजेंडा तय किया जा रहा है, राष्ट्रीय एजेंडा। और ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, और जो खतरे बिहार से दिखाई पड़ रहे हैं ये खतरे आने वाले समय में पूरे देश में दिखाई पड़ेंगे। तो इसकी तैयारी जो शुरू करनी है, और हम लोगों ने राजीव जी पहले भी जिस तरह की चर्चा की थी, ये मामला सिर्फ बिहार का नहीं है और तमाम इंडिया गठबंधन के दलों को इस पर एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए, उठा भी रहे हैं। लेकिन वो एक एकताबद्ध तरीके से, और कहा जाए कि उसका एक लंबा एक कार्यक्रम बनाकर राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध हो और राष्ट्रीय एजेंडा बनाया जाए, इसके लिए अब इसकी तैयारियां हो रही है। क्योंकि राजीव जी, ये मामला सिर्फ बिहार तक इसलिए नहीं टिकेगा कि बिहार में ये अगर कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद सीधी सी बात है कि ये एजेंडा भारतीय जनता पार्टी की वैचारिकी जो है उसका कोर एजेंडा है, और इनको आम मतदाता का मताधिकार छीनना है, जो इनका मुख्य मुद्दा है वो यही है, और ये छीनना चाहते हैं। तो इसलिए देखिए, अब मताधिकार छीन लेंगे, नाम कट जाएंगे वोट से, तो उसके बाद फिर आरक्षण छीनने में आसानी होगी, संविधान को बदलने में आसानी होगी। भाई, जब आपका वोट ही नहीं होगा तो कहाँ संविधान और कहाँ आरक्षण? तो जब वोट का अधिकार आपका छीन लिया गया तो आरक्षण भी खत्म और संविधान भी खत्म, फिर आप लाल किताब दिखाते रहिए। तो ये इनका पूरा चूंकि एक राष्ट्रीय एजेंडा है, और ये उसकी प्रयोगशाला जो है वो बिहार को बनाकर देखना चाहते हैं, मतलब बैरोमीटर बिहार को बना रहे हैं कि बिहार में इसका कितना प्रतिवाद होता है और बिहार में सफल हो पाते कि नहीं हो पाते। तो इसलिए विरोध भी राजीव जी बिहार से शुरू होना चाहिए और बिहार के विरोध को राष्ट्रीय स्तर पर ले आना चाहिए। ये सीधा सीधा एक रास्ता है। तो इसीलिए तेजस्वी यादव की जो 35 नेताओं को चिट्ठी है वो यही है, एक तरीके से कहा जाए कि इस खतरे को आगाह करते हुए कि ये मामला सिर्फ बिहार तक नहीं है, और इसको सिर्फ अगर बिहार बंद किया बिहार में राजनीतिक दलों ने तो इसको बिहार तक नहीं छोड़ा जाए। अगर बंद करने की बाद में भी नौबत आती है तो राष्ट्रीय स्तर पे हो, और विरोध भी इसका राष्ट्रीय स्तर पे हो, ताकि ये मसला आगे बढ़ने नहीं पाए। जो कानूनी उपाय है वो किए जा रहे हैं, लेकिन कानूनी उपाय से आगे जाकर चुनाव आयोग को बाध्य किया जाए कि वो एक संवैधानिक संस्था है, तो संविधान के दायरे में रहकर और संविधान के अंतर्गत उसको जो अधिकार मिले हैं उनके अंदर ही काम करे, अपने पैर संविधान के दायरे से बाहर नहीं निकाले। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक जो है वो आंदोलन की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव की चिट्ठी इसलिए है कि इसके जरिए एक राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन खड़ा हो और चुनाव आयोग को बाध्य किया जाए कि जो उसके संवैधानिक दायित्व हैं उनका निर्वहन करे। भारतीय जनता पार्टी का या आरएसएस का एजेंडा जो है वो लागू नहीं करे, क्योंकि संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, तो संविधान की शपथ देके ही मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। अब वो कैसे बने वो मसला रखा है,
लेकिन जब संविधान की शपथ लेकर बने हैं तो संविधान के दायरे में ही काम करना पड़ेगा। आरएसएस की शपथ लेकर नमस्ते सदावत लेकर के नहीं बने हैं, तो इसलिए उनको आरएसएस का एजेंडा नहीं लागू करना है। संविधान का जो काम है वो चुनाव आयोग को करना है, इसके लिए जो है किया जाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इस बीच देखिए, ये जूम मीटिंग, इंडिया गठबंधन के तमाम दलों की बैठक चल रही है। ये बैठक की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं और अलग अलग नेता, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जो हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। इधर नीचे इसमें से कई लोगों को आप पहचान रहे होंगे और उद्धव ठाकरे भी दिखाई दे रहे हैं, संजय राउत दिखाई दे रहे हैं, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश दिखाई दे रहे हैं, अभिषेक बनर्जी दिखाई दे रहे हैं टीएमसी की तरफ से, फिर अभिषेक मनु सिंह भी दिखाई दे रहे हैं, फिर सोनिया गांधी दिखाई दे रही हैं, तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं, उनके अलावा उमर अब्दुल्ला दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम नेता जो हैं, केसी वेणुगोपाल भी हैं, ये तमाम नेता यहाँ दिख रहे हैं अलग अलग। उसमें हेमंत सोरेन दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए सबके नाम अगर एक्सपोज कर दीजिए, एक एक कर अगर दिखा सकते हैं तो दिखाइए। और तमाम दलों के नेता यहाँ हैं और वो दिख रहे हैं अलग अलग, देखिए। और इधर आप देखिए तेजस्वी यादव हैं और फिर डीएमके से भी हैं, त्रुचि शिवा हैं, फिर ये तमाम, हेमंत सोरेन को आप देख रहे हैं ये, और IUML से भी हैं, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के, फिर प्रोफेसर MK किशोर, ये IUML से, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, तमाम नेता इस वक्त इस जूम मीटिंग में। अभिषेक बनर्जी को भी आप देख सकते हैं, उद्धव ठाकरे और साथ में संजय राउत भी हैं, केसी वेणुगोपाल, शरद पवार भी दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये तमाम नेता हैं और बैठक चल रही है। उमर अब्दुल्ला को भी देख लीजिए आप, बैठक चल रही है, और डीएमके से भी, VCK से। और ये अभी हो सकता है कि कुछ लोग और जुड़ें इसमें। और ये बैठक बहुत अहम बैठक है, भले ये जूम मीटिंग है, भले ये ऑनलाइन मीटिंग है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग। हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रवण गर्ग साहब। गर्ग साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और जल्दी से प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूं, फिर गर्ग साहब के पास आता हूं। और ज़रा गर्ग साहब के डिजिग्नेशन को ठीक कर लीजिए। और रविकांत जी, ये आप तस्वीरें देख रहे थे, तमाम नेता इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं। क्या मीटिंग हो रही है? थोड़ी देर में वो खबर भी आ जाएगी। हमारे साथ शकील अख्तर जी जुड़े हुए हैं, वो भी बताएंगे। और गर्ग साहब से और विश्लेषण हम समझेंगे। बहुत कुछ सप्ताह भर में हो जाता है, गुजर जाती हैं बातें, जिस पर एक बहुत गंभीर चर्चा, चिंतन आज शनिवार के दिन हम करते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन की आज की ये बैठक, ऑनलाइन बैठक, इसके क्या मायने निकाले जाएं? प्रोफेसर रविकांत जी। देखिए राजीव जी, देश जिन परिस्थितियों में है, नरेंद्र मोदी की अपनी राजनीति जहां पहुंच रही है, चुनाव आयोग की जो भूमिका है, सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से केवल आप एक तरह से कहें कि निर्देश जारी कर रहा है, और उसमें विपक्ष को तोड़ने का जो खेल चल रहा है, शिवसेना को बारे में कोशिश हो रही है, ये हम सुनने में आ रहा है। तो ऐसा लगता है कि विपक्ष यानी इंडिया अलायंस एक तरफ तो अपनी मजबूती को रेखांकित कर रहा है कि वो कहीं से जो ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि उद्धव ठाकरे और फिर उसके बाद शरद पवार ये लोग जा सकते हैं, तो एक तरफ तो ये संकेत है कि इंडिया अलायंस उतना ही मजबूत है। और बिहार के चुनाव के मद्देनजर भी, और बिहार में जो चल रहा है खास करके चुनाव आयोग की भूमिका, उसके मद्देनजर वो मुस्तैदी से लड़ने के लिए तैयार है। और जो 2-3 दिन के भीतर घटनाक्रम हुआ, एक तो आप कांवड़ियों वाला देख लीजिए, मिर्जापुर के रेलवे स्टेशन पर जो सेना के एक जवान के साथ किया गया। दूसरा, सेना को लेकर के जो लद्दाख के राज्यपाल का बयान है, इस बयान के मद्देनजर अगर देखिए तो बीजेपी जिस छद्म राष्ट्रवाद के बल पर जिसने चुनाव जीते, जो सरकार में आई, जो बराबर छाती पीटती थी कि देखिए सैन्य राष्ट्रवाद है और ये इसको लेकर के विपक्ष नरमी बरतता है, या कई बार तमाम तरह के आरोप लगाए जाते थे। लेकिन अब लगातार जो ट्रंप कह रहे हैं कि 5-5 जेट गिराएगा, वो किसके गिराएगा ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि खुद सेना के अधिकारी इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि क्या नुकसान हुआ, और नुकसान के पीछे की वजह सेना नहीं थी, सेना के फैसले नहीं थे, बल्कि सरकार के अपने फैसले थे। सरकार अपना दामन किसी तरह से बचाना चाहती थी, और जो नरेंद्र मोदी की खामोशी रही लंबे समय तक, कि एक भी वक्तव्य आज तक उन्होंने नहीं दिया कि ट्रंप जो बार बार कह रहे हैं उसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो इंडिया अलायंस अब एक और मजबूती की तरफ, जिसके टूटने की बार बार कयास लगाए जाते हैं, वो बहुत स्पष्ट रूप से संकेत ये दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को अब तो कमजोर करने की बात बेमानी है, लगभग खत्म करने की जो साजिश चल रही है। और मैं समझता हूं जिसको कहते हैं ना कि जब दीपक बुझने वाला होता है ना, तो लौ उसकी थोड़ी तेज हो जाती है। जो बेशर्मी के साथ चुनाव आयोग का दुरुपयोग हो रहा है बिहार चुनाव में, आप वोटर लिस्ट से लोगों के नाम गायब कर रहे हैं। अभी प्रशांत जी ने बताया कि 50% से ज्यादा लोगों की यह चिंता है कि उनका वोट रहेगा कि नहीं रहेगा। तो जो राजनीतिक आजादी, जो राजनीतिक अधिकार मिला लोगों को, उसको खत्म करने की जो साजिश चल रही है, उसको बेपर्दा करना विपक्ष का काम ही नहीं, बल्कि पूरी एकजुटता के साथ उसको एक्सपोज करना और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना। एक तीसरा और संकेत कि अभी संसद का सत्र शुरू होने वाला है, उसके पहले जो ईडी की छापेमारी हुई है, चाहे वो बघेल साहब के यहां हुई हो या रॉबर्ट वाड्रा को शिकंजे में कसने की तैयारी हो, तो संसद सत्र के पहले विपक्ष को डराना ईडी के जरिए, वही खेल शुरू हो रहा है। तो संसद सत्र में क्या तैयारी होगी इंडिया अलायंस की, ये भी कहीं ना कहीं उस बातचीत का हिस्सा होगा। और ये हम लोग संसद सत्र में देखेंगे कि इंडिया अलायंस किन मुद्दों पर मुखर होता है, कि जो ईडी और सीबीआई के जरिए विपक्ष को डराने की कोशिश होती है, उसके खिलाफ हम एकजुट होकर के लड़ेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। गर्ग साहब के पास जरा आते हैं, जल्दी से उनसे समझते हैं कि जरा स्क्रीन पर ले आइए जी। गर्ग साहब, एक तरफ चिट्ठी 35 नेताओं को लिखी गई इधर बिहार से तेजस्वी यादव की तरफ से, दूसरी तरफ अभी आप तस्वीर देख रहे हैं, इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है, जूम मीटिंग, बहुत अहम मीटिंग हो सकती है, इस पर आपका नजरिया। और इन सब के बीच अब SIR का काम बहुत आगे बढ़ चुका है। चुनाव आयोग ने आज फिर से प्रेस रिलीज जारी कर दी है, और उस प्रेस रिलीज में 41 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम कट गए हैं, ये इसकी घोषणा भी हो गई है। ज़रा आपसे भी समझना चाहता हूँ कि क्या अभी जबकि लिस्ट फाइनल नहीं है और नाम काट दिए गए, ये कैसे संभव है? एक बात। दूसरी बात, इधर तेजस्वी यादव की चिट्ठी के क्या मायने यहाँ निकाले जाएं? तीसरी बात, इंडिया गठबंधन यहाँ कितना दबाव, कितना प्रेशर, कितना जोर लगाता हुआ, बैठक में क्या हो रहा है ये तो बाद में हम समझेंगे, लेकिन अभी तक में चूंकि परसों से संसद का सत्र, जो मानसून सत्र है, उसकी शुरुआत हो रही है, इसलिए इस लिहाज से देखिए, ये इंडिया गठबंधन की जो बैठक है, जिसका जूम आपने दिखाया, बहुत ही अद्भुत दृश्य है और ये डराने के लिए काफी है। ये जो सरकार है, इसको सब लोग आशंकित थे, मैं भी था, मुझे भी लग रहा था कि कम से कम 3 लोगों के बारे में मेरे मन में भी था। शरद पवार को लेकर था, उद्धव को लेकर था और ममता बनर्जी को लेकर था। ममता बनर्जी ने तो आखिरी मौके पर तय किया, पहले तो यही कहा था कि हम बैठक में नहीं आएंगे, फिर अभिषेक बनर्जी आ गए। ये महाराष्ट्र का और बंगाल का होना इसमें सबसे ज्यादा जरूरी था राजीव जी, क्योंकि सारी नजरें, क्योंकि अखिलेश को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, तेजस्वी को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, ओमर अब्दुल्ला तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से कॉन्फ्रंटेशन कर रहे हैं इस समय, जो उनको दरगाह पर जाने से रोका गया, शहीदों की मज़ार पर जाने से रोका गया। ऐसे वक्त पर ये जो जूम दिखा रहे हैं आप, ये पूरे देश में एक नए तरह का जनता के बीच में ताकत पैदा करेगा। वो ये कहेगा कि ये ईडी के हमलों से भी ये लोग नहीं डर रहे हैं।
एजेंसियों का खौफ काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने पूछा कि ये तेजस्वी की चिट्ठी का जो मूल स्वर है वो ये है कि ये ऐतिहासिक मोमेंट है बिहार का चुनाव, ये डू एंड डाई मोमेंट है और ये शक्ति परीक्षण है मोदी जी में और विपक्ष में। और अगर इसमें ये हुकूमत जीत जाती है बिहार में तो हम कल्पना ही केवल कर सकते हैं कि देश में क्या होगा। तो ये आप ये देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन का, अभी द वायर की स्टोरी में पढ़ रहा था तो उसमें उन्होंने बताया है कि 36 लाख लोग अपने पदों पर नहीं मिले। और जो दूसरी लाइव रिपोर्टिंग हमारे बहादुर जो जर्नलिस्ट कर रहे हैं उसमें ये पा रहे हैं कि जो लोग जिंदा नहीं हैं उनके नाम जुड़ रहे हैं और लोग जो जिंदा हैं उनके नाम कट रहे हैं। तो आप ये जो चल रहा है पूरा का पूरा बिहार में चल रहा है, ये बहुत सरकार को जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि मृतक लोगों के नाम जोड़े जाएं। मतलब सरकार की जान के बचाने के लिए जरूरी है कि जो मुर्दा लोग हैं उनको जोड़ा जाए। तो आप सोचिए कि सरकार जो है वो किस हालत में पहुंच गई है। मतलब एक बड़ा आश्चर्य करने वाली बात है कि देश में, और ये जो आज ट्रंप की तरफ से जो आया है 5 विमान वाला पूरा मामला, जो 5 जेट हैं, आप सोचिए कि एक एक जेट जो है वो $25 करोड़ का होता है। $25 करोड़ मतलब आप सोचिए कि डॉलर में 25 करोड़, रुपए में नहीं है। और एक डॉलर की कीमत कितनी होती है, तो 5 बता रहे हैं, तो आप जोड़ लीजिए कि कुल मामला $2.5 अरब का बनता है। तो ये जो $1.5 अरब का बनता हो, ये जो पूरा का पूरा मामला है, ये बहुत। दूसरी बात, उन्होंने 24वीं बार ये कही कि उन्होंने व्यापार की धमकी देकर, ट्रेड वॉर की धमकी देकर दोनों के बीच में लड़ाई रुकवाई। आप मानकर चलिए राजीव जी कि ये जो सरकार है ये संसद चलाएगी नहीं, चलने नहीं देगी। आमतौर से विपक्ष पर आरोप रहता है कि विपक्ष संसद को नहीं चलने देता है। इस बार देश की जनता देखेगी कि सरकार नहीं चलने दे रही है। जो मतलब विपक्ष इतना हो हल्ला मचाता है, जब ये बीजेपी विपक्ष में थी तब ये भी लोग हल्ला मचा के मनमोहन सिंह को खूब तंग किया इन लोगों ने। तो ये पहली बार देखेंगे कि ये आप सरकार चलाना ही नहीं चाहती है, ये लोग देखेंगे। क्योंकि सरकार किन किन मुद्दों पर जवाब देगी, ऑपरेशन सिंदूर पर देगी, पहलगाम पर देगी। पहलगाम के बारे में आज तक केवल जयशंकर से जब वो डेनमार्क के टीवी ने ये पूछा था कि आपने पकड़ लिया है क्या उन लोगों को, तो उन्होंने कहा कि हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया है। आप सोचिए कि कितनी शर्म की बात है। और अभी ये चीन हुआ है जयशंकर, और कह रहे हैं कि बायलैटरल जो है हमारे संबंधों को काफ़ी इम्पेटस मिला है पिछले महीनों में। ये सरकार बिल्कुल कगार पर है राजीव जी डूबने के। और आपने अगर वो सुना हो, उनका एक बीजेपी के जो सबसे वाचाल एमपी हैं संसद में, जिन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि मोदी जी को बीजेपी की ज़रूरत नहीं है, बीजेपी को मोदी जी की ज़रूरत है। इसमें सब कुछ शामिल है कि बीजेपी की आज ऐसी हालत हो गई है कि मोदी जी नहीं तो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए ये लोग मोदी जी को बनाए रखने के लिए वो सारे काम करेंगे कि ये
मतलब वो अगर सरकार में जान नहीं है तो भी उसका पुतला लेकर ये लोग घूमते रहेंगे। तो इसलिए ये एक बहुत ही हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। आप देखिए ना कि सीपीएम के साथ लड़ाई है केरल में कांग्रेस की, ये जो चुनाव होगा केरल का जी। पर सीपीएम के जो है बेबी बैठे हुए हैं इसमें, बैठक में बेबी बैठे हुए हैं। तो इसलिए ये जो जूम की जो बैठक है, और ये जूम की बैठक इसलिए जरूरी है कि इसको वो भी देख रहे होंगे, मोदी जी भी देख रहे होंगे कि अगर आपके पास इसका स्क्रीनशॉट है तो उनके पास तो हो गई, पहले से पहुंच गया होगा जी, पहले से पहुंच गया हो। तो 1-on-1 अगर होती किसी कमरे में तो हो सकता है कि फोटोग्राफर सारे लोगों के फोटो नहीं ले पाते, पर इसमें तो सब लोग दिख रहे हैं। तो ये बीजेपी को डराने के लिए काफ़ी है, और बीजेपी के सामने चुनौती है कि वो एनडीए के घटकों की ऐसी कोई मीटिंग का जूम दिखाए कि जनता को कि उनके साथ कोई खड़ा है कि नहीं खड़ा है। तो ये मेरा मानना है राजीव जी कि ये लड़ाई जो है फाइनल फेज में है, और इनके पास डेमोक्रेटिकली तो बचने के लिए कोई बचा नहीं है कुछ भी जी। अब ये अगर कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कोई ऐसा करते हैं, पार्लियामेंट में कोई ऐसी बड़ी घोषणा कर देते हैं या कुछ ऐसा कर देते हैं कि तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में आपने देखा घेरने की तैयारी है। बिल्कुल बिल्कुल। 29 जुलाई को वो पूरा का पूरा मामला है। एक जो चीज़ है इम्पोर्टेंट है वो ये देखने की है कि इलेक्शन कमीशन का एफिडेविट आज जो सोमवार को मिलने वाला है पिटीशंस के जवाब में, उसमें वो क्या करते हैं, क्या उसमें कंसीड करते हैं, क्या जो डिमांड है या सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाव दिया था उसको कंसीड किया है क्या? अगर नहीं किया है तो फिर 28 तारीख तक जो पिटिशनर्स को अपने एफिडेविट देना है उसमें क्या लिखते हैं, और फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो इलेक्शन बिहार की रिवीजन को लेकर जो चल रहा है वो उसका फैसला पार्लियामेंट सेशन के बराबर आ जाएगा, पार्लियामेंट के सेशन के दौरान आ जाएगा जी। सरकार की एकमात्र उम्मीद सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की एक्सरसाइज को लीगल ठहरा देता है, चाहे फिर वो नागरिकता की जांच का ही मामला क्यों नहीं हो, तो सरकार कहेगी कि हमारे हाथ बहुत मजबूत हो गए हैं, वो पूरे देश में करेंगे ये। इसलिए मुझे लगता है कि ये आने वाला टाइम जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारे सभी साथी जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए भी है काफ़ी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। दोबारा आता हूं आपके पास गर साहब, जरा जल्दी से आना चाहता हूं। शकील अख्तर जी, आपके पास कुछ खबर आई क्या, क्या चल रहा है जो जूम मीटिंग में, क्या बातें चल रही हैं, क्या एजेंडा क्या है, एजेंडे की कुछ भनक कोई जानकारी आप तक इस जूम मीटिंग की? क्या परसों से जो संसद का सत्र शुरू हो रहा है उस पर है ये, या एसआईआर को लेकर भी है, क्या कुछ है इस जूम मीटिंग में? क्योंकि तस्वीरें तो बड़ी अच्छी आ रही है और सत्ता पक्ष के लिए डरावनी कही जा सकती है ये तस्वीरें। शकील जी। जी हाँ बिल्कुल राजीव जी। पहला एजेंडे का जो पॉइंट है वो संसद का अधिवेशन ही है, और उसमें सबसे खास बात यह है कि पहलगाम के आतंकवादी जो हैं वो कहाँ हैं। संसद में ये इंडिया गठबंधन के जो आप देख रहे हैं ये सारे दल जो हैं इस सवाल को मिलकर उठाने वाले हैं, और इसके अलावा जो एसआईआर है, बिहार का सवाल, वो भी मीटिंग में चर्चा का विषय बना हुआ है। जांच एजेंसियां ये एक और विषय है, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये सारे इशू जो हैं इन पर सारे नेता बोल रहे हैं,
काफ़ी लंबी बातचीत हो रही है और कुछ पार्टियों के नेता जो हैं वो अपने पार्टी के लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, उनसे थोड़ा सा ब्रीफिंग ले भी रहे हैं कि इस विषय में क्या बात करना है। तो इससे थोड़ी थोड़ी बात कुछ सामने आ रही है, लेकिन पूरी बात क्या हुई है ये जब मीटिंग ख़त्म हो जाएगी इसके बाद एक ब्रीफिंग होगी जो यहीं दिल्ली में होगी, उसमें सारी बात सामने आ जाएगी। आप देख रहे हैं कि जो आपने ये फोटो डाला है इसमें सभी दलों के नेता आपको दिख रहे हैं जी। और ये एक अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है और ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी सोचने की बात है कि आम आदमी पार्टी ने इससे बाहर होके आज जो अपना खुद का नुकसान किया है वो उसको बहुत मुश्किल पड़ने वाला है, क्योंकि संसद के सत्र में सब लोग अगर एक साथ खड़े नहीं होते हैं तो जो अकेला रह गया उसी को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। मगर ये सोचने की बात आम आदमी पार्टी की है। दूसरी बात, एक जो सबसे खास बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सलाह दी थी चुनाव आयोग को, उसका क्या हुआ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आप किसी को सलाह देते हो और वो नहीं मानता है तो आपका अपमान है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार को शामिल करो, वोटिंग कार्ड को शामिल करो जिसको कहते हैं, लेकिन किसी को आज की तारीख तक चुनाव आयोग ने शामिल नहीं किया है और रोज जो है वहां पे नाम कट रहे हैं जो आप बता रहे हैं। और जो तेजस्वी यादव ने लिखा था कि 4% पहले कट चुके हैं, 4.5% और कट रहे हैं। उनका अनुमान है 12 से 15% तक नाम कट जाएंगे चिट्ठी के अनुसार। 12 से 15% के नाम कटने का क्या मतलब है? 8 करोड़ मतदाता हैं, इसका मतलब है करीब 1.5 करोड़ तक मतदाताओं के नाम कट जाएंगे। चुनाव में मतदान के लिए जगह जगह अपीलें होती है और कई सालों से होती चली आ रही हैं। एक अपने वोट को इंश्योर करो, दूसरे वोट डालने जाओ, पहले मतदान फिर जलपान, और अब क्या हो रहा है कि आपके वोट के अधिकार को ही खत्म किया जा रहा है। तो ये सवाल भी आज जो है इस मीटिंग में उठाया जा रहा है। दूसरी बात कि सोमवार से जब ये सत्र शुरू होगा तो सरकार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी और इसमें ये कोई असंभव नहीं है कि मोदी सरकार ऐसे मौके पे, जैसे पिछली बार पहलगाम के हमले के बाद जब विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही थी, उन्होंने जाति गणना की घोषणा कर दी थी। इससे पहले उन्होंने इसी तरह महिला आरक्षण की घोषणा कर दी थी जो हुआ नहीं। ऐसे ही इस बार भी विपक्ष को आशंका है कि सरकार इसी तरह की कोई घोषणा करके मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन अब मुद्दा जो है ये डाइवर्ट होगा नहीं, क्योंकि जिस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं तो सरकार का मददगार केवल एक गोदी मीडिया बना हुआ है जो इन सारे मुद्दों को सामने नहीं आने दे रहा है। अभी जो बताया, मिर्जापुर के रेलवे स्टेशन पे सीआरपीएफ के एक जवानों को लातों से किस तरह मारा गया जी, और उन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई और उन्हें तत्काल बेल मिल गई, बेल मिल चुकी है उनको। ये हालत हो रही है। आपने अभी बताया कि उत्तर प्रदेश का बीजेपी का मंत्री जो है, बिजली मंत्री, वो कह रहे हैं कि बीजेपी की और नीतीश कुमार की जो सरकार है वो तो बिजली देती नहीं है, एक आदमी दूसरे की पोल खोल रहा है। ये सारी बातें मीडिया सामने नहीं आने दे रहा है। 5 जेट की बात, सीज फायर की बात, ये मीडिया सामने नहीं आने दे रहा है। जिस दिन ये बातें लोगों के सामने आ जाएंगी उस दिन क्या होगा कहना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इस फोटो का जो आप दिखा रहे हैं जूम मीटिंग का, अपने आप में बहुत महत्व है जी। ये देख के वाकई जो है एक असर पड़ता है कि विपक्ष एक है, इंडिया गठबंधन एक है, और वो जो है इस वक्त सरकार को उन सारे सवालों का जवाब देने को बाध्य करेगा, बशर्त कि सरकार खुद जो है संसद चलने दे। और उम्मीद नहीं है कि सरकार इस सत्र को चलने देगी। सरकार खुद अपनी तरफ से व्यवधान पैदा करेगी और इस सत्र में जो होगा वो कहना अभी से बहुत मुश्किल है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये कहना मुश्किल है, आप सही कह रहे हैं। जरा प्रशांत टंडन जी, जल्दी आपके पास आना चाहता हूं। वो तस्वीर इंडिया गठबंधन की बैठक की, ये क्या कहती है, आपका नजरिया? राजीव जी, पहले तो 2 सवाल हैं इसी गठबंधन की बैठक और आज की घटनाक्रम पे। एक सवाल है कि जो शकील जी ने कहा कि 1.25 करोड़ लोग करीब मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे, ये किस देश के नागरिक होंगे?
इनको क्या किस देश का नागरिक माना जाएगा? क्या इनको वो तमाम सुविधाएं मिल पाएंगी जो सरकारी योजनाओं की होती हैं? उनका उनका इन 1.25 करोड़ लोगों का आधार क्या होगा भारत में रहने का? ये भी चुनाव आयोग तय करे। कभी कहीं ऐसा होता है कि करोड़ों लोगों, लाखों लोगों को आप नागरिकता उनकी छीन लेंगे? और दूसरा सवाल कि पार्लियामेंट सेशन के आसपास कई बार ऐसा संयोग हुआ है कि कोई रिपोर्ट आ गई अमेरिका से, कुछ और हो गया, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, तो ये बीजेपी के 5-5, 6-6 मंत्री ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि साहब सोरोस पार्लियामेंट के पहले एजेंडा सेट करता है। अब तो ट्रंप ने एजेंडा सेट किया है। उसने कहा 5 जहाज गिरे और सीज फायर मैंने करवाया। 22वीं बार, 23वीं बार, कितनी बार आप लोग गिन रहे हैं? 24वीं बार जी, गिनना बंद कर दिया जी। तो इसको क्या कहेंगे कि ट्रंप भी सोरोस फंडेड है? ट्रंप की फंडिंग भी सोरोस कर रहा है। ये मंत्री अब कहाँ है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ट्रंप के खिलाफ कि पार्लियामेंट के 2 दिन पहले ट्रंप ने फिर क्या दिया कि 5 जहाज गिरे और सीज फायर मैंने करवाया था। अब तो पार्लियामेंट में उठेगा मामला ये। वैसे भी उठता, इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है। इस बैठक में एक तस्वीर जो बीच में दिख रही है नीली कमीज पे, जरा इस पे बात करना चाहता हूँ। उद्धव ठाकरे और संजय राउत, शिवसेना, 20 मिनट की बैठक हुई देवेंद्र फडणवीस से उद्धव ठाकरे की, और उसको लेकर गोदी मीडिया ने उनको जो है वो बीजेपी ज्वाइन करवा दी। अब उनका एक इंटरव्यू हुआ है और संजय राउत ने लिया है उनका इंटरव्यू। जरा उनके इंटरव्यू के 2-3 बिंदु मैं बता देता हूं ताकि ये गलतफहमी दूर हो जाए और किस एजेंडा के साथ जो है ये गोदी मीडिया, ये नफरती मीडिया काम करता है। पहली बात उन्होंने कही है कि बीजेपी उनकी पार्टी को खत्म करने की साजिश कर रही थी 2022 में। ये बात उन्होंने कही है। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग को उन्होंने कहा पत्थर, और उस पत्थर को कोई कानूनी अधिकार नहीं कि उनका सिंबल को सीज कर ले। उन्होंने वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन की भी आलोचना की है और कहा है कि ये 1 पार्टी 1 नेशन और 1 इलेक्शन की तरफ चीजें जा रही हैं। नरेंद्र मोदी के 75 साल पूरे होने पर भी उन्होंने बात रखी है। अभी गोदी मीडिया वो इस इंटरव्यू को लेकर कोई रिपोर्ट बना रहा है क्या? बहुत साफ तरीके से उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ भी की उस इंटरव्यू में, और ये भी कहा है कि मोदी को अगर 2024 के चुनाव में बहुमत नहीं आया, वो महाविकास अघाड़ी की वजह से नहीं आया। महाराष्ट्र में जो हम लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा, और किताब दी उन्होंने जब 20 मिनट मिले देवेंद्र फडणवीस से, बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने किताब क्या दी है? उन्होंने किताब दी है कि वाई डू वी नीड हिंदी, हिंदी की आवश्यकता क्या है। वो किताब मूलतः तीन भाषाओं के फॉर्मूले के विरोध में है। इसी देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एक ऑर्डर निकाल दिया था हिंदी को कंपलसरी करने का, बाद में विड्रॉ करना पड़ा। तो जो मराठी भाषा का मुद्दा लेकर वो मिले थे उनसे, किताब उन्होंने बहुत सिंबॉलिक ढंग से किताब दी थी, उसको गोदी मीडिया ने छुपा दिया कि वो क्यों मिले थे। तो अब ये इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही, तफसील से शक्ति साहब ने बहुत सारी बातें बता दी, लेकिन मैं सिर्फ एक बात इंडिया गठबंधन की बैठक में ये भी सवाल उठना चाहिए कि जो मीडिया इनको इंडी गठबंधन कहता है, उसका ये क्या करने जा रहे हैं? जी, जो रोज देश में दंगा फैलाने का काम करता है, उस मीडिया का ये क्या काम करने जा रहा है? जो भारत के संविधान के खिलाफ रोज साजिशें करता है स्टूडियो में, उस मीडिया का ये क्या करने जा रहे हैं जो इनको इंडी गठबंधन कहता है? जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर चर्चा होनी चाहिए, बहुत चर्चा होनी चाहिए। अमलेंदु जी,
कैसे आप देखते हैं इंडिया गठबंधन की बैठक में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन की तैयारियों की बात करें और आने वाले इस लोकसभा सत्र की बात करें तो उसको कैसे देखा जाए, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन से लेकर तमाम ऐसे अलग अलग मसले हैं जिसका जिक्र आ रहा है कि ये लोग लेके आने वाले हैं ऐसे बिल को, लेकिन दूसरी तरफ सवाल बहुत हैं। सबसे बड़ी बात कि जिस सत्र की, विशेष सत्र की मांग इंडिया गठबंधन या विपक्षी दल के नेता लगातार करते रहे, इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चाहे जिसने भी खत्म करवाया, 24वीं बार कह के डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म करवाया हो, लेकिन इस पर चर्चा तो होनी चाहिए थी। और क्या उम्मीद है कि इस पर चर्चा होगी? ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहा हूं। जी बिल्कुल राजीव जी, सरकार इस पर चर्चा नहीं करेगी, ये सरकार की मंशा स्पष्ट हो चुकी है। और हम लोगों ने राजीव जी खबर भी दी थी कि जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जावेद अली खान, उन्होंने बाकायदा बताया कि जो राज्यसभा में पहला दिन होता है वो रक्षा मंत्रालय के सवालों के जवाब देने के लिए होता है, और सरकार ने पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर कराने में ट्रंप के बयान, इन सबसे संबंधित सवालों को लेने से इनकार कर दिया है। सभी तरीके के प्रश्न, चाहे वो तारांकित हो या अतारांकित हो, जब राजीव जी सरकार सवालों के जवाब देना नहीं चाहती है जो पूछे जा रहे हैं उससे, जो कि सांसदों का अधिकार है, और जब भी सदन में हंगामा होता है तो आसंदी की तरफ से कहा जाता है कि आप बताइए, प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, प्रश्नकाल चलने दीजिए, ऑर्डर प्लीज। माननीय सभासद, माननीय सदस्यगण, हमारे जो बिरला साहब कहते हैं जी, और जो कहते हैं हमारे धनखड़ साहब, तो जब सांसदों के इस पर सवाल ही नहीं लिए जा रहे हैं तो चर्चा तो सरकार इसमें नहीं कराएगी, ये स्पष्ट है। लेकिन इंडिया गठबंधन को रणनीति ये तैयार करनी है, मुझे लगता है इस पर यही चर्चा चल रही होगी कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी को बाध्य किया जाए कि नरेंद्र मोदी सदन में आए और इस मसले पर जवाब दें। आपको याद होगा राजीव जी कि पिछले लोकसभा जो थी उसमें जब मणिपुर पर अविश्वास का प्रस्ताव आया, नरेंद्र मोदी मणिपुर का मां बोलने के लिए तैयार नहीं थे, लगातार भाग रहे थे, सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे, और जब अविश्वास प्रस्ताव आया तो मजबूरी हुई नरेंद्र मोदी के सदन में आने की और मणिपुर पर बात करनी पड़ी उनको, भले ही विपक्ष के बाइकआउट के बाद। तो हो सकता है कि अगर सरकार इस पर तैयार नहीं होती है कि वो सुने, और चूंकि इस समय सदन में स्थिति भी ऐसी है कि सरकार बिल्कुल तलवार की नोक पर चल रही है राजीव जी, और बिहार चुनाव से पहले बिहार में जो गतिविधियां हो रही हैं, अंदर से नीतीश कुमार भी खुश नहीं है, इस तरीके की भी सूचनाएं हैं। तो क्या इस मसले पर जिस तरीके से टीडीपी के सांसद गए, उनका प्रतिनिधिमंडल मिलकर आया चुनाव आयोग से, और बिहार में जो एसआईआर चल रहा है उसको लेकर के जो चिट्ठी दी है तेलुगु देशम ने, तो क्या इन सब मसलों को लेकर कोई अविश्वास प्रस्ताव भी आ सकता है? ये मेरे दिमाग के ऊपर है, मैं ये नहीं कहता कि मतलब हाँ इंडिया गठबंधन चल रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस पे अंतिम अस्त्र के तौर पर इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि अगर नरेंद्र मोदी सदन में नहीं आते हैं, ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम मसले पर चर्चा नहीं होती है, जैसा कि ओम बिरला साहब पहले कह रहे थे कि यह सरकार बनाती है वोटर लिस्ट, ये सारे अगर मसले होते हैं तो इस पर एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और चंद्रबाबू नायडू साहब से पूछा जाए कि आप जो चिट्ठी लेकर आए हैं चुनाव आयोग को, उस चिट्ठी का समर्थन आप सदन के अंदर करेंगे कि नहीं करेंगे, ये मजबूर किया जाए। और इसीलिए राजीव जी, तेजस्वी यादव की जो 35 दलों को चिट्ठी है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, और वो गैर इंडिया दलों को भी चिट्ठी गई है और औरों को भी जाएगी। तो एक बड़ी राजीव जी मुझे लगता है कि ये तैयारी हो सकती है कि मोदी जी, चीजें आपके हाथ में जरूर हैं, लेकिन आपके हाथ से चीजें फिसल भी रही हैं, और आपका जो माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप है, उसने संसद सत्र से पहले 24वीं बार जो बात कही है और ये कहा है कि 5 जेट विमान गिरे, भले ही नाम नहीं दिया हो, लेकिन दुनिया जानती है कि जेट किसके पास है जी। और जो खबरें आई थी अंतरराष्ट्रीय मीडिया में वो सबको मालूम है। हमारे सेना के अधिकारियों ने कहा जा रहा है कि पिछले दरवाजे से स्वीकार किया कि हमारे जहाज गिरे, सीधा उन्होंने नहीं किया, चाहे वो कैप्टन शिव कुमार हो, चाहे सीडीएस हमारे आदित्य चौहान साहब हो, सबका कहना मतलब यही था कि हाँ नुकसान हुआ, लेकिन हमने जवाब क्या दिया, तो एक तरीके से स्वीकार किया जा चुका है कि हमारे जहाज गिरे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप को संसद के अंदर से जवाब देना होगा, डोनाल्ड ट्रंप को गालियां देनी होंगी, वो कहना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप झूठा है, वरना नरेंद्र मोदी झूठे, सदन में आकर तय हो जाएगा जी। आप तो बिल्कुल नरेंद्र मोदी को कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं अमलेंदु जी, वरना वहाँ इम्पीचमेंट की बात आप कर रहे हैं।
इम्पीचमेंट तो खैर प्रधानमंत्री के लिए नहीं होता, लेकिन इम्पीचमेंट शब्द इसलिए यहाँ कह रहा हूँ क्योंकि एक इम्पीचमेंट की तैयारी चल रही है जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में, और जो अब जा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में दोबारा। लेकिन प्रोफेसर रविकांत जी, जब यहाँ जो अमलेंदु जी कह रहे हैं कि आप अगर इस संसद सत्र में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र नहीं करेंगे, और ये सही है कि तारांकित या तो तारांकित या अतारांकित दोनों किसी भी ढंग के सवाल नहीं लिए गए हैं संसद सत्र में, आप ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड सवाल अगर नहीं लिए गए, ये खबर अभी तक जो आई हुई है उस आधार पे, हो सकता है परसों ले लिए जाएं, वो अलग बात है, लेकिन अभी तक के खबर के अनुसार नहीं लिए गए हैं, तो इसके क्या मायने निकाले जाएं? और क्या यहां पर जो अभी तक भागने वाली नौबत दिखाई दे रही थी वही नौबत अभी फिर आगे देखेंगे? और भागने वाली नौबत अगर होगी तो फिर संसद चलेगी कैसे? देखिए राजीव जी, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल हो सकता है ना लिया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी ने अपने घर में जो सिंदूर का पौधा लगाया है, अगर उस पर कोई सवाल पूछा जाए तो हो सकता है उस पर डिस्कशन हो जाए, क्योंकि अब संसद में कोई गंभीर मुद्दा नहीं आएगा और ये सरकार संसद को नहीं चलने देगी। ठीक वैसे ही जैसे बिहार में जो वोटर हमारे नहीं हैं तो उनका वोट नहीं बनेगा, और ये अब संकेतों में कहने की जरूरत नहीं है, ये खुले तौर पर हो रहा है कि जो लोग मृत हो चुके हैं उनके तो वोट हैं, बन रहे हैं, उनके नाम जा रहे हैं, और जो लोग जिंदा हैं उनके साथ वोट गायब हो जाए। अब जो 40-50 लाख की लिस्ट है, सही कहा प्रशांत जी ने कि वो किस देश के नागरिक होंगे, ये तो मोदी जी बताएंगे कि क्या होगा। चुनाव आयोग को तो जो काम मिला है वो उतना करने के बाद बैठ जाएगा, फिर कहीं और बंगाल में लगा दिया जाएगा। सरकार का सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो सेशन में, पार्लियामेंट सेशन में दिखाई पड़ती है। भाई आप जो काम कर रहे हैं उसके जवाब देना, विपक्ष को सवाल पूछने का अवसर मिलता है, लेकिन जनता की आवाज ना उठे। और वैसे भी अब अभी सोशल मीडिया की वजह से थोड़ी चीजें आ रही हैं सामने कि राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, तेजस्वी यादव ने चिट्ठी लिखी है, वो उस पर डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इस चिट्ठी पर डिस्कशन गोदी मीडिया पर नहीं हो रहा होगा। वो वहां पे क्या चल रहा होगा कि केरल में राहुल गांधी ने क्या बोल दिया, तो सीपीआई के साथ और क्या कांग्रेस पार्टी के या शिवसेना ने क्या मीटिंग कर ली, उद्धव ठाकरे, और ये सब चल रहा होगा वहां। लगातार लोगों को गुमराह करना। पार्लियामेंट ही वो जगह है जहां पर जनता के बहुत ठोस मुद्दे और बड़ी बारीकी के साथ व्यापक रूप से, व्यवस्थित रूप से वहां पर चर्चा के लिए रखे जाते हैं जी। अब ऑपरेशन सिंदूर पर क्या पूछा जाएगा? क्या वहां ये पूछा जाएगा कि मोदी जी ने सरेंडर किया था कि नहीं किया था? 23-24 बार ट्रंप साहब बोल चुके हैं, इसका जवाब मांगा जाएगा तो पहले ही भाग लिया जाए, उस पर सवाल ही क्यों हो? बिहार में ऑपरेशन सिंदूर पर केवल चुनाव के लिए वोट मांगे जाएंगे, लेकिन उसकी कोई जवाबदेही नहीं होगी। और सिर्फ पहलगाम क्यों, पुलवामा पर सवाल नहीं बनेगा क्या? और पहलगाम में जो कहा गया साहब, चिन्हित कर लिया हमने उन 3-4 आतंकवादियों को, बाद में खबर आती है कि वो भी गलत था, कोई चिन्हीकरण नहीं हुआ। तो कौन आया, किसने मारा, वो ठीक वैसे ही है जैसे जेएनयू में किसने वो नारे लगाए थे, वो आज तक नहीं पकड़े गए। दिल्ली में नाक के नीचे जहां सरकार है, जहां पार्लियामेंट है, जहां सुप्रीम कोर्ट है, जहां सब कुछ है, और वहां से लोग गायब हो गए, आज तक खबर नहीं मिली। लेकिन चार्जशीट किस पे हो रही है, मुकदमे किस पे हो रहे हैं, ये सारा खेल चल रहा है। लेकिन अब ये खेल ही बचा है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस दौर में पूरे देश के हर समाज का तबका जागा हुआ है, और जागा हुआ है जब मैं कहता हूं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि 100%। दुनिया के किसी भी देश में 10-15% लोगों ने ही क्रांतियां की,
आज भारत में कम से कम 15% 20% लोग सजग हैं और क्रांति जैसी कोई चीज नहीं। उन्हें मालूम है कि डॉक्टर अंबेडकर ने क्या बोला था, किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए बदलाव होगा और उसके लिए लोग तैयार बैठे हैं। वो 5 साल तक इंतजार करते हैं। और मैंने पिछले दिनों भी कहा था कि डेमोक्रेसी को तो और मजबूत होना चाहिए था और प्रगतिशील होना चाहिए था कि हमें सरकार अगर फेल हो रही है तो उसको वापस बुलाने का अधिकार मिलना चाहिए था वोटर्स को। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे उल्टा हो रहा है कि अगर आप हमारे साथ नहीं हैं, जो कल परसों शायद मैंने बर्तोल्ट ब्रेख्ट की वो पंक्तियां पढ़ी थी, जनता को चूंकि सरकार ने जनता में अपना विश्वास खो दिया है, इसलिए सरकार अब अपनी जनता को चुन रही है। तो ये वही चल रहा है। लेकिन मैं बहुत आशावादी हूं और मैं ये मानता हूं, मैं देखता हूं कि लोग बड़े सजग हो गए और इसमें बड़ी भूमिकाएं हैं आप सब लोगों की। जो लगातार बातचीत, इसको रुकने नहीं दिया गया। हालांकि यहां तोता और वो तमाम चीजें एजेंसियों से लेकर के और वो बाल नरेंद्र का मगरमच्छ भी, वो कब कहां हमला कर दे, अब वो भी जवान होगा, 75 साल का तो नहीं होगा लेकिन वो भी जवान होगा, तो कब किसके ऊपर उसका हमला होगा आप देख ही रहे हैं। और ये मगरमच्छ से कम नहीं है मिर्जापुर में जो हो रहा है। तो उस तरह से भी डराया जा रहा है लोगों को जी। लेकिन मैं इसीलिए सैल्यूट करता हूं इस देश की डेमोक्रेसी को और यहां के जो डेमोक्रेसी को पसंद करने वाले लोग हैं। इसमें श्रवण गर्ग जैसे इतने वरिष्ठ लोग जिनकी चिंता कि नहीं साहब डेमोक्रेसी को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो चाहे वो वयस्क हो, वृद्ध हो, वो सारे लोग। और इसीलिए मैं समझता हूं कि ये देश जागा हुआ है। हां, सिस्टम केवल लोगों के सामने खड़ा हुआ है। इस समय केवल सिस्टम का हमला है और जिस दिन ये सिस्टम कमजोर पड़ेगा, लोग इस सिस्टम पर भारी पड़ेंगे, उसी दिन ये जो माया खड़ी की गई है ना, वो माया ध्वस्त हो जाएगी। कल ही एक सर्वे आया अमेरिका और यूरोप का, शायद अमेरिका का, राहुल गांधी की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ रही है और मोदी जी की लोकप्रियता डूब रही है। तो कब तक बचाइएगा? तो बहुत जल्दी मुझे लगता है कि लोग इस बात को समझ करके एक्शन मूड में आ रहे हैं। ये 40-50 लोग हैं, क्या खामोश बैठेंगे जिनका वोटिंग राइट आप छीन रहे? अब यहां से चीजें और ज्यादा आगे बढ़ने की हैं और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के जरिए जो कराने की कोशिश हो रही है, ये दांव उल्टा पड़ेगा। यही लोग अब खड़े होंगे सामने। विपक्ष तो खड़ा ही हुआ है, अब सीधे चोट लोगों के अधिकार पर है और वो अधिकार जो सबसे बुनियादी है। और यहां से एक अगली लड़ाई की शुरुआत राजीव जी हम लोग देखें। जी जी बिल्कुल। गर्ग साहब, संसद के इस सत्र को किस हिसाब से देखा जाए? जहां इसलिए ये सवाल क्यों परसों से शुरुआत इसकी हो रही है, सवाल इसलिए क्योंकि विशेष सत्र नहीं बुलाए और अब सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है और ये सत्र 1 महीने चलना है। ये सत्र 21 दिन चलेगा, 21 सीटिंग्स हैं इसकी जी, और 12 से 18 तक रक्षाबंधन और इंडिपेंडेंस डे के कारण छुट्टियां रहेंगी। तो बहुत ही 21 दिन में 21 सीटिंग्स होंगी। सरकार की नीयत है कि नहीं हमको पता नहीं। ऑपरेशन सिंदूर पर विमान गिरने की घटना पर सरकार किसी सवाल का जवाब देश की सुरक्षा से संबंधित मामला बताते हुए नहीं देगी। वो ये कहेगी कि इसका संबंध देश की सुरक्षा से, हमारे सैनिकों के मनोबल से, तो इसलिए वो किसी सवाल का जवाब नहीं देगी। आश्चर्य होना चाहिए राजीव जी, देश के वाइस प्रेसिडेंट ने
इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज के ट्रेनी ऑफिसर्स के एक जमावड़े में आज उस सवाल का जवाब दिया जो आप और हम पूछ रहे हैं ट्रंप के कहे पर, कि उन्होंने फिर से दोहराया। देश के उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि भारत अपने फैसले खुद करता है और किसी भी विदेशी ताकत का उस पर प्रभाव नहीं होता। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, वो अब दूसरे फॉर्म्स में जारी है, अलग अलग तरीकों से जारी है। और वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान का, बगैर नाम लिए कहते हैं कि हमने उनको पाठ पढ़ा दिया अच्छे से और समझा दिया अच्छे से। उन्होंने बताया कि बहावलपुर में और मुद्रिका में और तमाम जगह जो हमले हुए हैं उसका उन्होंने जिक्र किया। अब आप बोलिए कि देश का प्रधानमंत्री, देश का रक्षा मंत्री, जिससे ये उम्मीद है कि वो जवाब दें, संसद में दें, विपक्ष को दें, संसद की बैठक शुरू होने के पहले शनिवार को यानी आज वाइस प्रेसिडेंट जवाब दे रहे हैं। आप इसमें क्या क्या पढ़ सकते हैं? आप इसमें पढ़ सकते हैं कि सरकार कितनी बदहवास हो गई है। वाइस प्रेसिडेंट अगर दे रहे हैं इस तरह का जवाब, और डिफेंस स्टेट्स के ऑफिसर्स जो ट्रेनी ऑफिसर्स हैं उनके फंक्शन में दे रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट स्टेट में दे रहे हैं, बगैर सरकार की मंजूरी के या बगैर सरकार की सहमति के या बगैर सरकार के कहे के बोल रहे होंगे क्या? हमको कई चीजें ऐसी अब होंगी पार्लियामेंट सेशन के दौरान, पार्लियामेंट के बाहर देखने को मिलेंगी, और जिन सवालों के जवाब राहुल गांधी और विपक्ष के नेता सरकार से संसद में मांगेंगे, उनके जवाब आपने देखा कि ये जो मध्य प्रदेश के एक बीजेपी के नेता ने कहा था कि पूरी की पूरी सेना प्रधानमंत्री के चरणों में है, झुक गई है। अगर आपको याद हो, एक विधायक ने, एक नेता ने कहा था। आज जो इन्होंने, शकील साहब कुछ कह रहे हैं? शकील जी, यूपी के जी, शकील जी की आवाज आज सरकार के चरणों में सेना झुक गई, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने कहा था। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने कहा था सरकार के चरणों में सेना झुक गई। अब ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जो नए बने हैं लद्दाख के, और वो जम्मू के हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे पहले, वो सेना के बारे में क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं? वो तो वही के चीज कह रहे हैं जो रफाल को लेकर विपक्ष प्रधानमंत्री पर आरोप लगाता है, कमीशन खोरी का। यही आरोप है ना सरकार पर, है ना, रफाल की खरीदी में बिचौलियों की भूमिका। तो वो तो अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। ये लोग, मैं जो पॉइंट है मेरा वो ये कि बदहवास हो गए हैं जी। अब ये आदमी जो लद्दाख किसी समय जम्मू कश्मीर के साथ था, उसको अलग कर दिया है इन्होंने,
और उसका लेफ्टिनेंट गवर्नर है। आप पूछ रहे हैं पहलगाम के बारे में, और पहलगाम 22 अप्रैल को हुआ, और अभी 4 दिन पहले 5 दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के कहते हैं कि मैं जिम्मेदार हूं उसके लिए जी, सिक्योरिटी लैप्स के लिए। न प्रधानमंत्री हैं, जैसे वो होता ना कि मालिक के बेटे से ड्राइवर, मालिक का बेटा स्टीयरिंग पे हो और वो मार दे 10-20 लोगों को, और कंपनी के ड्राइवर को बिठा दें पुलिस थाने में कि ये चला रहा था गाड़ी, या ड्राइवर खुद कह दे कि मैंने लोगों को मारा। एक वो प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता का केस गर्ग है साहब, ना, 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हो गई है और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधे ले चलते हैं। क्या बैठक में हुई है, बातें हो रही हैं, वो जरा सुन लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल जी जी, बिल्कुल। प्लीज चलते हैं। वो सारे आतंकवादी, जमीन खा गई उनको, आसमान निकल गया। अब तो कन्फेशन भी आ गया कि इंटेलिजेंस फेल्योर था। ये भी था कि हाँ, वहाँ पे हम व्यवस्था और सुरक्षा नहीं दे पाए। सवाल दूसरा है, तो ये मुद्दा, फिर उसके बाद सिंदूर ऑपरेशन, वो मुद्दा, और जब सिंदूर ऑपरेशन की बात होगी तो सीज फायर की बात ज़रूर होगी, और जब सीज फायर की बात होगी तो ट्रंप साहब के 24 बार इस क्लेम को, इस महत्वपूर्ण घोषणा को कि इंडिया और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच सीज फायर उन्होंने कराया, ट्रेड की लालच देकर। एक तरफ 24 बार ट्रंप साहब का बोलना और हमारे प्रधानमंत्री का सर झुकाकर चुप रहना निश्चित रूप से मुद्दा होगा। दूसरा मुद्दा SIR का, बिहार का, जिस तरीके से पुनरीक्षण करके लोकतंत्र की हत्या हो रही है, नोटबंदी के बाद वोटबंदी हो रही है, मन चाहे वोटर डाले जा रहे हैं, मन चाहे वोटर जिन्हें हम नहीं पसंद करती भारतीय जनता पार्टी, उसकी चाबी पर इलेक्शन कमीशन उन्हें मतदाता सूची से बाहर कर रहा है। और मैं ये कहूं कि पहली बार देश को सबसे बड़ा जो एक अघोषित इमरजेंसी लगी है, उसमें वोटिंग राइट को खतरा है। ये मुद्दा भी चिंता का विषय है। फॉरेन पॉलिसी देश की हमें चिंतित कर रही है, पाकिस्तान को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, चीन को लेकर, और गाजा में जिस तरह जुल्म ढाया जा रहा है, इस पर भी हमारे सदस्यों का मत था कि ये मुद्दा उठना चाहिए, और ये हम फॉरेन पॉलिसी में ही कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ये कह दूं कि पहलगाम और सिंदूर पर निश्चित रूप से ये सब कुछ भारत के प्रधानमंत्री की ही जवाबदेही हो सकती है, क्योंकि जब एक तरफ से अमेरिका के राष्ट्रपति कुछ तथ्य रख रहे हों तो उस पर भारत के प्रधानमंत्री ही उस पर जवाब दे सकते हैं। तो जब ये मुद्दा हो तो भारत के प्रधानमंत्री को उपस्थित रहना चाहिए और उन्हें जवाब देना चाहिए। उसी तरह डिलिमिटेशन का मुद्दा कुछ हमारे साथियों ने उठाया, वो मुद्दा भी महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे हम लेंगे मानसून सत्र में। इसी तरह जो एट्रोसिटीज, अत्याचार, जुल्म शेड्यूल कास्ट पे, शेड्यूल ट्राइब पे, महिलाओं पर, अल्पसंख्यकों पर, ये मुद्दा भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो लोगों ने कहे हैं, वो हमने उठाए हैं। और इसी तरीके से मैं कह सकता हूं आपसे कि हम लोगों ने ये भी तय किया है कि शीघ्र ही फिजिकल रूप से मिलजुल कर इंडिया ब्लॉक की बैठक होगी और उसके लिए हम मिलेंगे। मैं ज़रूर ये कहूँगा आपसे
छुटपुट और भी मुद्दे हैं जो उठे हैं। अहमदाबाद में जो प्लेन का एक्सीडेंट, मैंने 4-5 जो मुद्दे शुरू में आपसे कहे हैं, पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, राष्ट्रपति अमेरिका ट्रंप के 24 बयान, SIR बिहार कमीशन का, इलेक्शन कमीशन किस तरह लोकतंत्र को गिरवी रख रहा है, फॉरेन पॉलिसी, चाइना के मुताबिक गाजा और पाकिस्तान के लिए डिलिमिटेशन, फिर एट्रोसिटीज़ ऑन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वीमेन और माइनॉरिटी। कुल मिलाकर ये बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में देश के लिए चिंता व्यक्त करते हुए, चिंतित होते हुए और एकजुट होकर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के हितों की अनदेखी कर रही है, उसके खिलाफ लोकतांत्रिक ढंग से, शांतिपूर्वक ढंग से हम चाहेंगे कि पार्लियामेंट चले, पार्लियामेंट में हम मुद्दे उठाएं, सरकार जवाब दे, जो लोकतंत्र की शान होती है। मुझे जो कुछ तथ्य रखने थे रखे आपके सामने। मीटिंग अभी कंक्लूड नहीं हुई है, कुछ बातें वहाँ चल रही हैं, पर कुल मिलाकर यही तस्वीर है जो मैंने आपके सामने रखी। तो मीटिंग अभी चल रही है, आप सुन लिए कि मीटिंग अभी कंक्लूड नहीं हुई है, मीटिंग चल रही है और मीटिंग में जो मुख्य मुद्दे थे उन मुद्दों को यहाँ प्रमोद तिवारी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वो रख रहे थे और बता रहे हैं कि इस मीटिंग में पहलगाम से लेकर ऑपरेशन सिंदूर, राष्ट्रपति ट्रंप के बयान, उनके अलावा भारत की फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति और विदेश नीति में उन तमाम मसलों को, और यहाँ तक कि गजा में जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसराइल, ईरान, गजा, इन सब मामलों को भी, एट्रोसिटी की बात भी हो रही है। यहाँ हिंदुस्तान में जो कुछ दलितों, आदिवासियों, वंचित समाज के लोगों के साथ हो रहा है, SIR को लेकर, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बिहार में चल रहा है, चुनाव आयोग, इन सब को लेकर भी बातें वहां हुई हैं। और इसके अलावा अभी कंक्लूड नहीं हुई मीटिंग, मतलब खत्म नहीं हुई है और बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनको आगे आने वाले सत्र में उठाया जाएगा, इस पर चर्चा हुई। जल्दी से श्रवण गर्ग साहब, अभी आपने सुन लिया, यहाँ एक मोटा मोटी जो बात हम लोग कर रहे थे वही बात यहाँ बाहर निकल के आई है कि इन तमाम मसलों पे अंदर बात चल रही है। गर्ग साहब। नहीं, मेरे तो बात हो गई मेरी पूरी, क्योंकि सभी लोग, हम लोग वही बात कर रहे हैं जो प्रमोद तिवारी जी ने कहा, उन्हीं मुद्दों को हम बातचीत में भी लाए हैं और उन्होंने प्रायोरिटीज भी बता दी प्रमोद तिवारी ने कि पहलगाम फिजिकल मीट तो होगी। ये चर्चा में था कि ये जो जूम मीटिंग हुई है ये कर्टन रेजर है, इससे बड़ा उत्साह मिला है और आप पाएंगे कि जूम मीटिंग में और ज़्यादा लोग रहेंगे, ग्रेटर पार्टिसिपेशन होगा। तो ये पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप, बिहार में जो रिवीजन है वो, इलेक्शन कमीशन, PM की विजिट्स, फॉरेन टूर, चाइना, गजा, पैलेस्टाइन, यही मुद्दे हैं और सरकार किसी एक पर भी बात नहीं करेगी। अब प्रमोद तिवारी जी ने कहा, सब विपक्ष के लोगों ने जरूर कहा है, डिलिमिटेशन का मामला बहुत बड़ा है। साउथ के जो हमारे स्टालिन साहब हैं और तेलंगाना के हैं, कर्नाटक के हैं, साउथ के लोग तो एक अलग तरीके से एकत्र हो गए, जमा हो गए हैं, वो उन्होंने समूह बना लिया है इसके विरोध के लिए। तो बहुत बड़ा मामला डिलिमिटेशन का बनने वाला है, तो इसलिए ये मुद्दे सही हैं, बहुत अच्छे हैं। एक ही चीज़ है कि अगर ये सरकार अगर पार्लियामेंट में इनकी बात नहीं करती है, बचती है, तो फिर इंडिया ब्लॉक को जनता के बीच में, जनता की संसद में इनको ले जाना चाहिए। तो भाई सरकार नहीं सुन रही है, हम आपको सुनाने आए हैं कि ये चल रहा है। तो अब ये टाइम तो अब बहुत कम है और ये लड़ाई लंबी है, ऐसा है पूरा का पूरा मामला। जी बिल्कुल बिल्कुल, टाइम कम, लड़ाई लंबी और इंडिया गठबंधन यहाँ एक कर्टन रेजर के रूप में इन तमाम मसलों को यहाँ रख चुका है। इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रमोद तिवारी ने अपनी बातें रख दी। अभी मीटिंग चल रही है, लेकिन मीटिंग में बातें क्या चल रही हैं वो जनता के बीच लाकर कांग्रेस पार्टी के नेता प्रमोद तिवारी रख चुके हैं। हम लोगों की निगाहें टिकी रहेंगी, इस पर हम लोग और चर्चा करेंगे आने वाले वक्त में, लेकिन आज चूंकि समय खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ गर्ग साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। शकील
पटेल जी, प्रशांत जी, प्रोफेसर रविकांत जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं। मोहन श्रोतीय साहब हैं, कह रहे हैं कि देश की असल चिंता हमें और इंडिया